Transfer is one thing which is inevitable in banking industry. Now, if you are working in the banking industry as an officer, you get the opportunity to work in different states pan India. Now, when a person from an X state goes to a different state, it becomes difficult for him or her to understand the legal aspects because of the obvious reasons. Now, to bridge that particular gap, today I have a very special guest with us who is going to share his knowledge on all the legal aspects like what is notice of intimation, what is the process of notice of intimation, how to read Index 2, and various other things, who is going to share his knowledge with his team. Now, before starting the video, I would request you to take a paper and a pen so that you are able to jot down all the important points. Also, if you like our initiative, please do consider subscribing to our channel and press the bell icon for latest updates. Also, do not forget to share this video among your colleagues so that everyone gets benefited and our motive gets solved of sharing the knowledge. So today we have Advocate Switin Jadhav sir and his team, Savita madam, Kalavati madam, who is going to share their knowledge with respect to mortgage loans which is done in the state of Maharashtra in various banking sectors. Now, as we all know, Advocate Switin Jadhav sir is doing title search investigation report in various nationalized banks, private sector banks, NBFCs, along with cooperative housing societies. So, thank you, sir, for accepting our invitation to share your knowledge because you know there is a huge gap in understanding the legal aspects of banking. So, thank you for accepting our invitation, and we'll start with the questionnaire without any further delay. So, first question, ma'am, how to read Index 2? जो महाराष्ट्र में Index 2 होता है, उससे related सारे aspects जो as a banker हमें समझना चाहिए. So I would request you to please make us understand that in very simple terms. Okay. First time तो इंडेक्स 2 ये रहता है, ये मराठी में रहता है, तो इसको मराठी में रीड कर लेती हूँ, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके बता देती हूँ. उसको मराठी में सूची क्रमांक 2 बोलतात, मीन्स इंडेक्स 2. त्याच्यामध्ये वरती लिहिलेलं असं गावाचं नाव मीन्स विलेज, उसके नीचे लिखा रहता है विकल्प प्रकार, मतलब वो इंडेक्स 2 किसके लिए बनाया, मतलब करारनामा, गिफ्ट डीड या सेल डीड, उसको वैसे लिखा गया था. जैसे एग्रीमेंट ऑफ सेल का नाम रहता है करारनामा, सेल डीड का रहता है खरीदी कर, उसके नीचे लिखा रहता है मुबदला मीन्स कंसिडरेशन अमाउंट, उसके नीचे लिखा बाजार भाव मीन्स मार्केट वैल्यू, एंड देन शेड्यूल ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब वो कौन सा प्रॉपर्टी के ऊपर वो खरीदी कर या गिफ्ट किया जाता है. उसके नीचे लिखा रहता है क्षेत्रफल, मतलब फ्लैट या लैंड का जो भी क्षेत्रफल है वो उसके नीचे लिखा रहता है. फिर सेलर और बायर, सेलर का नाम मतलब दस्त करून देणारा, हाँ मतलब सेलर, और दस्त करून घेणारा मतलब बायर. उसके नीचे लिखा है दस्तऐवज करून दिलेली दिनांक, मतलब एग्रीमेंट फॉर सेल या सेल डीड जो भी है वो एग्जीक्यूट किया हुआ डेट. उसके नीचे लिखा है दस्त नोंदणी केलेली दिनांक, म्हणजे ज्या दिवशी दस्त इथे एक्झिक्यूट केला जातो, रजिस्टर केला जातो ती तारीख. उसके नीचे लिखा है कि अनुक्रमांक मीन्स डॉक्यूमेंट नंबर, जो हमारे एग्रीमेंट का या सेल डीड का जो डॉक्यूमेंट नंबर लिखा रहता है उसके नीचे उसके आगे ईयर लिखा रहता है. देन बाजार भाव मुद्रांक शुल्क मीन्स स्टैम्प ड्यूटी कितना उसके ऊपर हमने पे की है वो लिखा है. बाजार भाव नोंदणी शुल्क, उसके नीचे जो रजिस्ट्रेशन फी है उसकी अमाउंट लिखी रहती है. शेरा मतलब उसमें कुछ रिमार्क है, एग्रीमेंट में कुछ गलती हुई है या कुछ स्टैम्प ड्यूटी के वजह तो उसमें वो रिमार्क स्टेशन दे जाए. लिटरली वो रिमार्क स्टेशन 99% होता ही नहीं है, बट दिया है. मैडम, एक चीज़ और पूछना था, जो आपने शुरू में बताया खरीदनामा जो ऊपर में लिखा रहता है, हाँ. उन सारे के एक बार मतलब फिर से बता दीजिए ना. जैसे करारनामा, एग्रीमेंट फॉर सेल, करारनामा मीन्स एग्रीमेंट टू सेल, ओके. खरीदी खत, ओके, मीन्स सेल डीड, ओके. दानपत्र, गिफ्ट डीड, ओके. रेक्टिफिकेशन डीड में चूक दुरुस्ती पत्र, ओके ओके. सो बेसिकली ये 4-5 चीजें हैं जो ऊपर में ये पढ़ करके समझ जाएंगे कि ये एग्रीमेंट टू सेल है या सेल डीड है. हाँ, मतलब ये रेक्टिफाई किया है या फाइनल. देखो एग्रीमेंट फॉर सेल रहता है वो 50% रहता है, हाँ करेक्ट, हाँ. और सेल डीड रहता है वो कंप्लीट अमाउंट कंसिडरेशन रहता है, करेक्ट. तो उसके लिए सेल डीड मतलब
पूरा कंप्लीट। ओके ओके सो बेसिकली दिस ये सारे पार्ट्स थे, इसको इंडेक्स 2 में अगर हम इतना समझ गए तो बेसिकली इंडेक्स 2 Index two ओवरव्यू समझ जाएंगे कि इंडेक्स 2 क्या है। यस यस। सर अभी जो नोटिस ऑफ इंटीमेशन होता है महाराष्ट्र में, सो व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ नोटिस ऑफ इंटीमेशन? सपोज किसी को हाउसिंग लोन लेना है और उसने बैंक को ही अप्रोच और शी अप्रोच फॉर टेकिंग अवेलिंग अ हाउसिंग लोन, तो जो नोटिस ऑफ इंटीमेशन की प्रोसेस होती है, ये पूरा प्रोसेस क्या होता है फ्रॉम बैंकर्स पर्सपेक्टिव, हमें क्या जानना चाहिए? व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ नोटिस ऑफ इंटीमेशन? ये प्लीज़ हमारी ऑडियंस को शेयर कीजिए। Yeah, basically, I will tell you, notice of intimation is to note the charge in joint sub-register office of the bank who is funding it. ओके It was started in the year approximately 2012 or 13 somewhere, ओके and then banks got implemented in 15, 16. When they came to, there was any fraud होने लगा, तो फिर वो लोग करने लगे। NY short form NY. So notice of intimation कौन से बैंकर ने within has to be distributed of 1 month. ओके मतलब ये 1 महीने के अंदर नोटिस चार्ज हो जाना चाहिए। होना चाहिए, ओके क्योंकि उसके अंदर वो EM1 EM2 उसका एक्सपायरी डेट होता है, वो वापस हम रिन्यू कर सकते हैं, ओके पर वो इट शुड बी डन विद इन द टाइम ऑफ 1 मंथ। टाइम फ्रेम ऑफ 1 मंथ। 1 मंथ। Okay, so very important, notice of intimation EM1, EM2, EM3 should be done within 1 month from the date of first EM1. या Okay, सर तो सपोज आज है सपोज 10 तारीख, आज हमने EM1 किया, हाँ, Right. तो EM2 सेम डे कर सकते हैं या EM2 के लिए नेक्स्ट डे वेट करना पड़ता है? आज EM करेंगे, आज EM1 किया या कल भी EM2 कर सकते हैं, Okay. उसी दिन भी कर सकते हैं। ओके उसका जो डेट रहता है, हाँ सो वहां से लेके टिल 30 days इट इज वैलिड, Okay. और इट्स यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, बट अगेन यू हैव टू डू दैट प्रोसेस। ओके ओके फिर से वो प्रोसेस करना तो पड़ता है। विद इन 1 month यू हैव टू डू इट। वो Okay. क्या फ्रॉड भी मिनिमाइज करता है और हमारा चार्ज भी नोट होता है। हमने कस्टमर को डिस्बर्स किया रहता है, सो हमारा चार्ज बैंक का पहले नोट होना चाहिए वहाँ पे। Correct. सो दैट इज वेरी प्राइमरी यू हैव टू डू। सो बेसिकली EM1 हैज़ टू बी नोटराइज्ड, EM2 में जो हम स्टैम्प ड्यूटी पे करते हैं उसको अटैच करना है, और ये प्रोसेस 1 मंथ के अंदर ही अपने को करके कंप्लीट करना है। आइदर यू कैन डू इट ऑन द सेम डे और यू कैन डू इट विद इन द 1 month टाइम फ्रेम, करेक्ट सर? यू कैन डू इट ऑनलाइन आल्सो, मैन्युअल आल्सो। ओके बिकॉज क्या होता है, ESBTR है ना, 6 months का वैलिडिटी रहता है, ओके तो टोटल लोन अमाउंट का 0.3% रहता है। ओके तो 6 months वैलिड हो गया तो कस्टमर मेक अदर हाँ पेमेंट, हाँ और हमारा भी चार्ज नोट होना जरूरी है तुरंत। फ्रॉड से बचने फ्रॉड के हो जावे, वही कस्टमर कोई दूसरे बैंक में चला जाएगा, मल्टीपल में चांसेस है। सो टू डू दैट प्रॉपर टाइम यू हैव टू डू विद इन 1 month टाइम। So I hope the concept of EM1, EM2, EM3 is clear. Now one more thing, sir. अगर suppose some by any means because of some unavoidable circumstances, if it doesn't happen within the time frame of 1 month, so what is there any penal charges? No, there are no charges. But again we have to start the process again. हाँ, आपने तो ESBTR एट द टाइम ऑफ डिसबर्समेंट 0.3 निकाला है, हाँ तो उसका वैलिडिटी 6 months 6 है। months 6 months के अंदर हम वो कर सकते बट हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमको फ्रॉड, अभी आज हमने बैंक ने अगर इसको डिस्बोर्स करेगा पैसा, तो ये चार्ज तो नोट करना चाहिए ऑन द सेम डे और एज अर्ली एज पॉसिबल। तो बेसिकली सर वी हैव यू हैव शेयर्ड द नॉलेज अबाउट नोटिस ऑफ इंटीमेशन का Yeah. प्रोसेस जो है। अभी देर इज वन मोर टाइप ऑफ मॉर्गेज विच इज प्रेवलेंट इन बैंकिंग इंडस्ट्री, दैट इज रजिस्टर्ड मॉर्गेज। सो ये रजिस्टर्ड मॉर्गेज क्या होता है, एंड देन विल अंडरस्टैंड इन दोनों में बेसिक डिफरेंसेस क्या है।